नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस की। आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्वेश्चंस पर। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो अभी भी देर नहीं हुई, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का भारत पर प्रभाव नहीं था। तो दोस्तों, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का भारत पर प्रभाव नहीं था, ये बताना है। तो किसका नहीं था? देखो, इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन यानी कि बढ़ता शहरीकरण का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि देखो, भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन यानी डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसका था, क्योंकि जो ब्रिटिश निर्मित जो भी क्लोथ्स थे वो सस्ते थे और अधिक बहुत ज़्यादा उसके अंदर कंपटीशन था। कारीगरों का पलायन, ये भी ठीक बात है कि उद्योगों के चक्कर में जो भारी नुकसान हुआ तो उससे क्या हुआ, जो कारीगर थे वो माइग्रेट करने लग गए। और था रेल और परिवहन प्रणाली का विकास। इससे क्या था, ब्रिटिशर्स को तो फायदा ही था। वो अपना कच्चा माल परिवहन के लिए इधर से उधर बाय रेल पहुंचाते थे, जिससे क्या होता था, उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनको ईजी लगता था और उनका प्रॉफिट होता था। तो किससे फर्क नहीं पड़ा था? तो इंक्रीज्ड ऑर्गेनाइजेशन से फर्क नहीं पड़ा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, टाइपिंग इशू की वजह से सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, अगली वीडियो में करा दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वॉज द बंगाल आयरन वर्क established? बंगाल आयरन वर्कर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 1870 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बंगाल में हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था ऑफ अर्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, जो कि हुई थी इंडिया में, ठीक है। और इसको बाद में बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना गया। इस कंपनी का जो फाउंडेशन था वो ही आयरन और स्टील के बेसिस पे था। और ये जो कंपनी थी बेसिकली ये कलकत्ता के पास सिचुएटेड थी, जो आपका कोलकाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द इंट्रोडक्शन ऑफ विच टैक्स सिस्टम इम्पैक्ट इंडियाज अर्गेरियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान किस कर प्रणाली ने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया? तो ये वो क्या था, इन तीनों ने, परमानेंट सिस्टम ने, रौतवारी सिस्टम ने और महलवारी सिस्टम ने, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो परमानेंट सेटलमेंट था दोस्तों, ये 1793 में लॉर्ड कार्निवल्स द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। इसमें जमींदारों की जो भूमि थी उसको स्वामी बना दिया था जमींदारों को, ठीक है। और किसानों से लगान वसूल करना, इन सब का अधिकार किसको दे दिया था? जमींदारों को दे दिया था। जिससे किसानों को जो किसानों की सिचुएशन थी, फार्मर्स की सिचुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। अब बात करते हैं रौतवारी सिस्टम की। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसमें किसान को सीधे सरकार से जो अपना कर था वो अदा करना पड़ता था, और टैक्सेस बहुत हाई थे, तो जिसकी वजह से फार्मर्स की सिचुएशन यहाँ भी बहुत बुरी हुई। अब महलवारी सिस्टम की बात करते हैं। ये भारत के कुछ पार्ट्स में लागू की गई थी, जिसमें से महल, एक गांव था महल, उसको कर की इकाई माना गया था। पूरे गांव को ग्रुप वाइज कर देना पड़ता था, जिसमें सभी किसानों पर बोझ डलता था, ठीक है। ये था महलवारी सिस्टम। सेटलमेंट सिस्टम्स थे, ये कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हु फाउंडेड द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स, इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कर्स की स्थापना किसने की? तो ये की थी दोस्तों आचार्य पीसी राय ने, प्रफुल्ल चंद्र ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने की थी, इसकी स्थापना की थी 1901 में। और ये एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, रसायनज्ञ थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने इस कंपनी की
स्थापना इसलिए की थी क्योंकि वो स्वदेशी आंदोलन को क्या करना चाहते थे, बढ़ावा देना चाहते थे। और भारत की जो औद्योगिक विकास था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, उसकी नींव रखने के पर्पज से इन्होंने करी थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which British policy specifically destroyed India's indigenous textile industry? कौन से ब्रिटिश नीति ने विशेष रूप से भारत के स्वदेशी वस्त्र उद्योग को नष्ट किया? तो दोस्तों वो किया फ्री ट्रेड पॉलिसी ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्री ट्रेड पॉलिसी ने जो स्पेसिफिक पॉलिसी थी डिस्ट्रॉय की थी इंडिया की। इसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश से जो बन के आ रहे थे क्लोथ्स, उनका आयात भारत में हो रहा था। ठीक है, ब्रिटेन में बनाते थे और वस्त्रों को, और भारत में बिना किसी सीमा शुल्क के या फिर बहुत ज़्यादा कम प्राइस पर आयात किया जाता था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश जो क्लोथ्स थे वो इंडिया की मार्केट में अच्छे से छा रहे थे, और भारतीय जो जितने भी भारतीय क्लोथ्स थे उनके ऊपर भारी टैक्स लगा दिया गया। और जो हैंडक्राफ्ट्स जितने भी होते हैं काम, उनको एक तरह से उनका पतन हो गया। जो बहुत सारे बुनकर थे, कारीगर थे, वो सब क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि मशीनों से काम हो रहा था, मशीनों से क्लोथ्स बन रहे थे। ठीक है, तो इसलिए फ्री ट्रेड पॉलिसी इज द राइट आंसर। नेविगेशन एक्ट क्या था? ब्रिटेन के जहाजरानी से संबंधित कानून थे, जिसमें भारतीय वस्त्र उद्योग पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, जहाजरानी से रिलेटेड था। और जो चार्टर एक्ट 1813 है, इसमें ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी भी भारत से आर्थिक शोषण और धन की निकासी की नीति थी। ठीक है ना, तो इससे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which city was the center of jute industries during British rule? ब्रिटिश शासन के दौरान जूट उद्योग का केंद्र कौन सा शहर था? तो दोस्तों वो शहर था कोलकाता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जूट उद्योग का मुख्य केंद्र था कोलकाता। बंगाल क्षेत्र, बिकॉज ये हुगली नदी के किनारे यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता था, और बंगाल में जूट को सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बंगाल में, ठीक है, जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जो कि उद्योग के लिए कच्चे माल की प्रॉपर आपूर्ति करता है। ठीक है, नदी के किनारे था तो ये भी इजी था, और इससे क्या था, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता था, और जल की जितनी भी आपूर्ति थी उसकी सुविधा मिल जाती थी। और जो जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे फॉरेन, ठीक है, वो लोग जूट उद्योग में भारी निवेश करते थे। और बंगाल में श्रमिक वर्ग जो था वो भी सस्ते में मिल जाता था, और एक बड़ी आबादी थी श्रमिक वर्ग की। तो इसलिए कोलकाता को जूट का केंद्र कहा जाता है, जूट उद्योग का केंद्र जाता था। और जूट का यूज किस लिए होता था? बेसिकली बोरियों के लिए, ठीक है, रस्सियों के लिए, पैकेजिंग सामग्री को बनाने के लिए, एक्सेट्रा के लिए होता था। और ब्रिटेन और बहुत सारे देशों को निर्यात की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री इन इंडिया? भारत में पहला सीमेंट कारखाना किसने स्थापित किया? तो किसने किया था भारत में? आंसर इज जेडी बिरला ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने 1918 में स्थापना की थी इसकी कारखाने की, जो जिसका नाम था बीकानेर सीमेंट कंपनी। ठीक है, और ये राजस्थान के बीकानेर में सिचुएटेड था। और जेडी जो बिरला है, प्रमुख उद्योगपति में से एक थे, जिन्होंने भारतीय औद्योगिकरण में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और भारत में बहुत सारे कई और जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे उसकी नींव रखी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाज सेट अप इन विच सिटी? पहला भारतीय विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वो स्थापित किया गया था बैंगलोर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैंगलोर में स्थापित किया गया था इसे 1909 में। इसकी स्थापना जे एन टाटा और मोक्ष
गुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा की गई थी और इसका जो एम था वो था कि साइंस और प्रौद्योगिकी में अच्छे लेवल की एजुकेशन देना, अच्छे लेवल का शिक्षा करना और शोध को बढ़ावा देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्ड एट, ब्रिटिश औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों क्या था ब्रिटिश औद्योगिक नीति का, कि वो चाहते थे कि भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाना, ठीक है, मेकिंग इंडिया अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत से कच्चा माल लेते थे और ब्रिटेन में जाके उसको अच्छे से बनाते थे और लाके वापस भारत में ही बेचते थे दुगने दामों में या ऊंचे दामों में, ठीक है। ब्रिटिश शासकों ने ऐसे ही किया था। और जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, चीनी और भी बहुत सारे जो प्रोडक्शन करने वाली चीजें थी, बड़े पैमाने पर इसका निर्यात किया जाता था। इनको ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन किया जाता था इनका, ठीक है। ब्रिटिशर्स का एम ये नहीं था कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, वो उल्टा ये चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया में हो रही है उसको अपना कंट्रोल में रखना, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, इसको भी भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना चाहते थे वो, बजाय कि उसको और ज्यादा इनहेंस करे या उसका डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया स्टार्टेड? भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई? तो कब हुई थी शुरू? 1851 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में स्थापित की गई थी दोस्तों, और ये टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और ढाका के बीच स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये जो टेलीग्राफ लाइन थी ये ब्रिटिश शासन के द्वारा ही संचार को और तेज और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के एम से डेवलप की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द कॉटन मिल्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर कंसंट्रेटेड इन विच टू सिटीज? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के कपास मिल मुख्य रूप से किन दो शहरों में केंद्रित थे? तो वो थे दोस्तों मुंबई और अहमदाबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुंबई और अहमदाबाद में भारत में कपास मिलों का एक मुख्य सेंटर था ये, और इन दोनों दो देशों में कपास उद्योग को बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता था, खासकर मुंबई के समुद्र तट के पास, क्योंकि यहाँ पर कपास जो भी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और ये एक प्रमुख क्या था, मुंबई बंदरगाह भी था। और अहमदाबाद को क्या कहा जाता है आपको पता ही है? मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपासों की मिलों का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रेज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू, भारत का औद्योगिक विघटन किससे संदर्भित करता है? किससे संदर्भित करता है औद्योगिक विघटन? तो वो करता है दोस्तों भारतीय कुटीर उद्योग का पतन से, यानी डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ था कि जो इंडिया की कुटीर और छोटे छोटे उद्योग थे उनका क्या हो रहा था? पतन हो रहा था, ठीक है। ब्रिटिश शासकों ने भारत को कच्चे माल का एक क्या बना लिया था? सोर्स बना लिया था, जिससे ब्रिटिश निर्मित जितना भी सामान था वो बनाकर फिर वो लोग क्या करते थे, हमारी इंडिया पे लाकर बेच देते थे, सेल कर देते थे। इसके वजह से क्या हुआ कि हथकरघा हथकरघा कपड़ा उद्योग हथकरघा और बहुत सारे हस्तशिल्प जो भी उद्योग थे वो क्या पड़ गए? कमजोर पड़ गए, ठीक है। और उनका जो प्रोडक्शन थी वो घट गई। जो भी भारत का नया इंडस्ट्रीज थी वो विदेशी जो भी प्रोडक्शन थे उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, और इसी चक्कर में भारत के जितने भी कारीगर थे, शिल्पकार थे, ये सब क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो इसीलिए कहा जाता है इसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। इस वेले भारतीय कुटीर उद्योग का पतन से रिलेटेड है इसको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, व्हेन वाज द इंडियन माइंस एक्ट पास्ड? भारतीय खदान अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों वो पारित किया गया था 1819 में, ठीक है। 1890 में किया गया था। इसका एम क्या था कि जो भी माइंस में काम कर रहे हैं उन श्रमिकों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य उनकी काम का जितने भी शर्तें थी उनको सुधारना, ठीक है, शर्तों को सुधारना, और अगर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनकी कंडीशन को और भी ज्यादा बेहतर करना, ये सब थी।
और ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो भी माइंस में काम करते थे ना लेबर, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी और इस एक्ट के बाद थोड़ा उनका शोषण कम होने की संभावना हुई थी। आ जाओ दोस्तों, फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच रिवर प्रोवाइड हाइड्रो पावर फॉर द अर्ली टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया? भारत में शुरुआती कपड़ा मिलों को जल विद्युत कौन सी नदी प्रदान करती थी? तो दोस्तों कौन सी नदी करती थी? ये करती थी नर्मदा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाइड्रो पावर प्रदान करने वाली जो मेन रिवर थी वो थी नर्मदा, खासकर इंदौर और उज्जैन जैसे एरियाज में। ये जो हाइड्रो पावर है इसका यूज किया जाता था कपड़ों की जो मिल्स थे उनका संचालन में, कपड़ों की मिलों के संचालन के लिए किया जाता था इनका यूज। और भी ज़्यादा नदियाँ इंपॉर्टेंट थी लेकिन जो नर्मदा थी वो जलवर्धन और जल का एक मेन सोर्स थी। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया हेल्प ब्रिटिश इंडस्ट्री बाय। भारत में रेलवे की स्थापना ने ब्रिटिश उद्योग को किस प्रकार मदद की? तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि उनको कच्चे माल का परिवहन करना होता था, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना होता था। तो वो क्या चाहते थे? रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, कच्चे माल की परिवहन की लागत घटाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने रेलवेज उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल थी। रेल नेटवर्क की वजह से कच्चे माल का उनका जो भी, जैसे कि जूट, कपास और बहुत सारे रिसोर्सेज थे, उनके लिए कच्चे माल की उपलब्धता तो बहुत ईजी हुई और साथ में जो भी बना बना के वो प्रोडक्ट कर करके इंडिया भेज रहे थे तो वहाँ से वापस भी आ रहा था, तो इसलिए रेलवेज उनको बहुत ही सूट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें बोल रहा है कि विच एक्ट लीगलाइज्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर्स फॉर प्लांटेशन इन इंडिया। भारत में बागानों के लिए मजदूरों की भर्ती को वैध बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? तो वो था प्लांटेशन लेबर एक्ट 1863। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इनका एम क्या था? बागान श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना इसका। ठीक है, और उनके जितने भी कार्य है, उनका जितना भी वर्क है, उसके सिचुएशन को कंट्रोल करना। और इसी के तहत जो बागान मालिक थे उन्होंने कुछ बुनियादी सुविधाएं भी प्रोवाइड की थी श्रमिकों को, विच इज जैसे आवास हो गया, हेल्थ हो गई, सुरक्षित कार्य की शर्तें हो गई, एक्सेट्रा, ये प्रोवाइड की थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ वन वे फ्री ट्रेड रेफर्स टू। ब्रिटिश औद्योगिक नीति एक तरफा मुक्त व्यापार का तात्पर्य है। क्वेश्चन में बहुत बार हो चुका है। उनकी पॉलिसी ये वाली क्यों थी? फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में ब्रिटिश सामान का बिना किसी सीमा शुल्क के आयात किया जाए, ये लोग चाहते थे और ऐसा किया भी इन्होंने। ठीक है, और जबकि भारत का जितना भी प्रोडक्शन था अगर वो ब्रिटेन में बेचते थे तो वो हाई टैक्स पे बेचते थे। ठीक है, उस पर शुल्क ज्यादा लेते थे और भारत को क्या बना रखा था उन्होंने? कच्चे माल का सूत्र। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। द टिस्को प्लांट इन जमशेदपुर वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जमशेदपुर में टिस्को संयंत्र किस नदी के किनारे पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी संयंत्र जमशेदपुर में स्वर्ण नदी के किनारे पर स्थापित किया गया था 1907 में। इसकी स्थापना जमशेद टाटा द्वारा की गई थी 1907 में। और ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे होने की वजह से इस जल का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन था और जो कच्चे माल की आपूर्ति में आसानी थी। ठीक है, तो इसीलिए इस स्थान पर स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है आज का। Which movement during the freedom struggle specifically promoted the boycott of British goods? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन ने विशेष रूप से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार को बढ़ावा दिया? तो दोस्तों वो दिया था स्वदेशी आंदोलन। आंसर डी सी इज द राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन उसके खिलाफ शुरू हुआ था। ये ब्रिटिश वस्त्रों और बहुत सारे जितने भी सामान थे ब्रिटिशर्स के, उसका बहिष्कार
करने के लिए ये फेमस था, ये वाला आंदोलन। और इस आंदोलन का एम भी यही था कि भारतीय जितना भी जनता है, इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, वो स्वदेशी उत्पादनों को एक्सेप्ट करे, और जो ब्रिटिश से जितने भी ब्रिटिश निर्मित जितने भी सामान है उसका क्या करे, बहिष्कार करे, उसको बॉयकॉट करे। ये इसका बेसिकली एम था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।